हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और चलो दोस्तों, सब जल्दी जल्दी आ जाओ, एग्ज़ाम पास आ गए हैं। और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, क्वेश्चन आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी बन सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, वो सब हम लोग एक ही शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, सो एनर्जी लाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुपर फास्ट। मिड 18 सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। मिड 18 सेंचुरी ऑफ इंडिया की बात करें तो व्हाट वर द सक्सेसर स्टेट्स, ठीक है, सक्सेसर स्टेट्स विच ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी। कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो हट गए थे मुगल एम्परर्स के राज्य से, ठीक है, साम्राज्य से। कौन कौन से थे, तो कौन क्या क्या अलग हुआ था? हैदराबाद, बंगाल, अवध, ठीक है, ये मेनली थे जो अलग हुए थे। ठीक है, ये मुगल एम्पायर से अलग हो गए थे उस टाइम। हु स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट जाट स्टेट ऑफ द भरतपुर? बदन सिंह स्टैब्लिश्ड, ठीक है, बदन सिंह ने किया था स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। सूरजमल कौन थे? सूरजमल वॉज द सक्सेसर ऑफ बदन सिंह। ही वॉज अ मोर पावरफुल रूलर ऑफ द जाट किंगडम के, जाट किंगडम ऑफ भरतपुर के बहुत ही पावरफुल रूलर थे सूरजमल। ठीक है, एंड ही बॉट द जाट किंगडम टू द क्लाइमैक्स। ड्यूरिंग द पेशवाज टाइम डिड मराठा पावर स्प्रेड? क्या मराठा पावर स्प्रेड हुआ था? ठीक है, और कहाँ कहाँ हुआ था? मराठा पावर स्प्रेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव वन एंड पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है, ओके। उसके बाद तो बहुत ही जो फॉल ऑफ मराठा एम्पायर हुआ था वो मैंने वीडियो डाला है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब बड़े बड़े वीडियोस देखने, आधे घंटे 1 घंटे की वीडियोस देखने का टाइम गया है। अभी छोटे छोटे जितने भी है यही करते हैं, बड़ा वीडियोस देखने का टाइम गया, एग्जाम टाइम आ गया अब। ठीक है, सो ड्यूरिंग विच पेशवा टाइम डिड द मराठा पावर स्प्रेड? मराठा पावर स्प्रेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव वन एंड पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है, मेंशन 2 अचीवमेंट्स ऑफ पेशवा बाजीराव वन। पेशवा बाजीराव वन ने गुजरात और मालवा को कॉन्कर किया था। ठीक है, और उन्होंने एक डोमिनियन ऑफ मराठा भी बनाया था ओवर बुंदेलखंड। ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेशन और इट्स पावर, वीकनेस एंड स्ट्रगल एंड फॉल ऑफ विद द ब्रिटिश की बात करें तो महजी सिंधिया कौन थे? महदी सिंधिया वॉज द इन्फ्लुएंशियल मराठा सिरदार, हीरोइक वॉरियर एंड स्किल्ड कमांडर एंड पॉलिटिशियन थे। ही स्टैब्लिश्ड मराठा डोमिनेंस इन द नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थर्न इंडिया में इन्होंने डोमिनेंस दिखाया था मराठा का। ठीक है, महजी सिंधिया ने। एक्सप्लेन द 2 रीजन्स फॉर द फॉल ऑफ मराठास। Maratha Sirdar were jealous of each other, and the Maratha military organization was weak, and they lacked the method of warfare. Explain the importance of Treaty of Salbai. Salbai की ट्रीटी कब हुई थी? मैंने मराठा वाले में आपको बताया भी है। लेकिन फिर भी एक बार यहाँ देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ नॉर्थ सलबाई established the dominion of British in India. After this treaty, peace remained between the ब्रिटिश एंड मराठा फॉर द 20 years। ठीक है, लेकिन ये 20 years में भी सिर्फ ब्रिटिश और मराठा के बीच में ही थी। ठीक है, पीस मेंटेन। बाकी तो ब्रिटिश और अदर किंगडम मिल के मराठा पर अटैक करने का विचार कर रहे थे। ठीक है, प्लान कर रहे थे। लेकिन खैर जो भी है, ट्रीटी ऑफ सलबाई में क्या था कि एक द ट्रीटी ऑफ नॉर्थ सलबाई स्टैब्लिश द डोमिनियन of the British in India, and after this treaty peace may remained between the British and the Maratha for the nearly 20 years. Name the members of Maratha Union. Maratha Union की बात करें, चलिए देख लेते हैं। पेशवा, होलकर, ये कॉन्फिडेंस की बात हो रही। ठीक है, पेशवा, होलकर, भोसले, सिंधियास, गायकवाड्स। ठीक है, ये 5 जने। Mention 2 victories achievement of the Mahadji Scindia in Rajputana. In 1790 Mahadji सिंधिया डिफीटेड द 1790 में इन 1719 महाजी सिंधिया डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द जोधपुर एंड जयपुर को हराया था। ठीक है, हम कंबाइंड आर्मी को डिफीट किया था एट द प्लेस कॉल्ड पाटन। एंड महाजी सिंधिया डिफीटेड द रूलर ऑफ विजय सिंह ऑल्सो। ठीक है, इन द वॉर वॉज ऑफ मेड़ता इन 1790। नाना फडणवीस कौन थे? नाना फडणवीस वाज द क्लेवर डिप्लोमेट एंड इन्फ्लुएंशियल मराठा सरदार
एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री काउंसिल थी, ठीक है, जो मराठा काउंसिल थी, उसमें जो 12 मिनिस्टर्स है, 12 में सबसे जो हेड थे, वही जो हेड कौन थे, वो थे नाना फडणवीस, ठीक है, ये वही करते थे। और यही थे जिन्होंने, जब तक वो छोटा बच्चा बड़ा ग्रोन अप नहीं हो जाता, तब तक उन्होंने माधवराव टू तब तक पेशवा की गद्दी को संभाला था, ठीक है। सो ही वॉज अ क्लेवर डिप्लोमेट एंड इन्फ्लुएंशियल मराठा सरदार। मेंशन टू अचीवमेंट्स ऑफ द नाना फडणवीस। नाना फडणवीस डिस्ट्रॉयड द इनिशिएटिव ऑफ रघुनाथ नाव टू बिकम द पेशवा। हाँ, यही तो देखो, यही तो बता रहे थे हम अभी। Nana Fadnavis destroyed the initiative of Raghunath Rao to become the Peshwa and succeeded in making Madhavrao to Peshwa. In 1795, Nana Fadnavis army defeated the Nizam at the place of Kurda. ठीक है, निज़ाम को भी इन्होंने डिफीट कर दिया था खुर्दा में, ठीक है। What effect did the treaty of Basin have on the Maratha Union? By this treaty, the Peshwa sold the freedom of the entire Maratha caste to the British, ठीक है, and this treaty made war between the British and the Maratha mandatory. एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, मैसूर, अवध, सिंध, पंजाब, सब्सिडरी ट्रीटीज़ एंड जो सब्सिडरी अलाइंस, ठीक है, सब्सिडरी ट्रीटीज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ मर्जर। अब ये थोड़ा देख लेते हैं। राइट टू सोशल रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक्स। इन 1829 विलियम बेंटिक्स डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल। एंड सेकेंड क्या हुआ था, इन 1832 बेंटिंग अबोलिश्ड स्लेवरी, ठीक है। तो ये दो काम हुए थे सोशल रिफॉर्म्स। पहला 1829 में सती को हटाया गया था, और फिर 1932 में बेंटिंग ने स्लेवरी ठीक है, गुलामी को भी अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। व्हेन एंड बिटवीन हुम, ठीक है, कब और किसके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी? अमृतसर वाली, रंजीत सिंह और ब्रिटिश की, ठीक है, 25 अप्रैल 1809 में। वट डू यू नो अबाउट द मैकुले? मैकुले कौन था? मैकुले वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन, पोएट एंड हिस्टोरियन। ही रोट फियर्सली ऑन द ब्रिटिश हिस्ट्री एज एन एसेटिक एंड क्रिटिक। हु वॉज मीर कासिम? मीर कासिम वॉज द सन इन लॉ ऑफ द मीर जाफर। मीर कासिम वॉज अ क्वालिफाइड कमांडर एंड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। In 1760, Mir Qasim became the Bengal of the Nawab, but after signing the treaty with the British, ठीक है। और बाद में देखिए, पहले मीर जाफ़र को बनाया गया था बंगाल का नवाब, उसके बाद फिर मीर कासिम को, उसके बाद फिर से मीर जाफ़र बन गए थे, ठीक है। हु वाज द सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला वॉज द ग्रैंडसन ऑफ द अलीवर्दीन खान ऑफ द बंगाल। In 1756, he became the Nawab of Bengal. He was defeated by the British in the Battle of Plassey in 1757 and killed by मीर जाफ़र। जो सिराजुद्दौला थे, वो अलीवर्दी खान के, जो कि लाइक बंगाल के थे, अलीवर्दीन खान के ग्रैंडसन थे, और ये मैटरनल ग्रैंडसन थे, और इनको नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। पर जो ब्रिटिश जो हुआ, उसमें मिराज के जो मीर जाफ़र के जो बेटे थे मिरान, उन्होंने इनको मार दिया, उन्होंने डिफीट कर दिया सिराज को मार के, और बैटल ऑफ प्लासी जीत गए, ठीक है। ओके, सो व्हाट वाज द इंसिडेंस ऑफ कालकोटरी और ब्लैक होल? हाँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, ठीक है। ऑन June 20, 1756, by the order of Sirajuddaulah, 146 British prisoners were locked in a cell, ठीक है, 18 feet long and 14 feet inches wide, in which 123 prisoners were killed. This is called the black hole event, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला ने 146 प्रिजनर्स को लॉक किया था, ठीक है, और उसमें से जब खुला तो बहुत ही कम बाहर आया, बाकी सारे सफोकेशन से मर गए, ठीक है। ये थे ब्लैक होल इवेंट, ठीक है। दस्तक क्या है? इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द दस्तक सिस्टम? इन 1717 AD, द मुगल एम्परर फरुख शियार गिव द ब्रिटिश फैसिलिटी टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग ऑक्ट्रॉय, and the East India Company used to issue a letter with the dastak to move companies good from one place to another. This was called dastak. dastak एक आप एग्रीमेंट या एक लेटर
ठीक है, मान लीजिए जिससे जो कंपनी के गुड्स थे, जो भी सामान थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे, ठीक है। ओके, सो दस्तक इज अ लेटर विच इज़ यूज टू मूव द कंपनीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड, इट वॉज कॉल्ड दस्तक। अब देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। When and between whom did the Battle of Plassey happen? On June 23, 1757, Battle of Plassey was fought between the British and the Nawab of the Bengal, सिराजुद्दौला। एंड सबको पता है सिराजुद्दौला मीर जाफ़र के बेटे के द्वारा मारे गए थे और ब्रिटिश जीत गए थे। गिव टू रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर द Bengal was established and power and prestige of the British company increased. Who was the first Governor General of Bengal? Robert Clive, ठीक है, important है। The first Governor General of the Bengal was Robert Clive. What were the main administrative units of रंजीत सिंह? रंजीत सिंह के कुछ मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बताइए। Central rule of king and minister, provincial rule, state was divided into 4 provinces, ठीक है। Rule of pragnas, provinces are divided into pragnas, and governance of talukas, pragnas divided into talukas, ठीक है। Governance of village, इसमें क्या था कि सेंट्रल रूल जो था वो किंग और मिनिस्टर संभालेंगे, बाकी जो प्रोविंशियल रूल है उसको 4 भाग में बांटा गया था। फिर जो रूल्स ऑफ प्रागना है उनको भी अदर में प्रोविंसेस को बांटा गया था, ठीक है। और जो तालुकास थे, मतलब जो प्रागनास थे, उनको और लाइक फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू तालुकास। और 5वां था कि गवर्नेंस ऑफ विलेज, ठीक है। ये उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे 5। वाई वॉज द अवध इमर्ज्ड बाय द ब्रिटिश? The British merged Awadh with the ambition of expanding their empire. For this, they accused the Nawab of Awadh of misrule. How did the Dogra king Gulab Singh get Kashmir? Dogra Raja Gulab Singh received Kashmir and surrounding area in October 1846 by paying 1 crore rupees to the East India Company. ठीक है, तो वो उनको कश्मीर कैसे मिला? उन्होंने सराउंडिंग जो एरिया था उसके लिए पे किया था फाइनली, मतलब है ना, 1 करोड़ रुपीज़। देखिए, मैं अभी बीच में एक बात बताना चाहती हूँ, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब उनका बेस ही नहीं क्लियर है, ठीक है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। आपको अगर सिर्फ रटना है और अगर आपका लास्ट टाइम आगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बचे एग्ज़ाम में, तो ये पढ़ लीजिए, शॉर्ट टाइप आंसर आपका रट लीजिए, हो जाएगा। लेकिन जो पहले से पढ़े हुए जिनका बेस क्लियर है, या बेस एक बार भी अगर सब सारी चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ आप सिमिलर है, फैमिलियर है, जो भी मैं बता रही हूँ, अगर आपने वो सुना है पहले से, तो आपको चीज़ें रिकॉल होंगी और रीलर्न होंगी, ठीक है। ओके, सो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। वाई डिड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टेक प्लेस? पहला एंग्लो सिख वॉर प्लेस हुआ ही क्या? ड्यू टू इनएफिशिएंट एंड वीक हायर्स ऑफ, ठीक है, जो रूलर्स थे वो रंजीत सिंह के, वो इनएफिशिएंट और वीक थे। अनरेस्ट एंड केओस स्प्रेड हो चुका था। एंड व्हेन द सिख आर्मी क्रॉस द सतलुज रिवर द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर, ठीक है। जैसे ही सिक्स ने जो भी सिख लोग थे उन्होंने सतलुज नदी पार की, वैसे ही वॉर डिक्लेयर हो गया, ठीक है, ब्रिटिश की तरफ से। हाउ मेनी एंग्लो वॉर वर फॉट एंड व्हेन? 4 हुए थे, सबको पता है। द फर्स्ट एंग्लो वॉर टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली, जो कि 3 साल चला था, फिर 2 साल चला था, उसके बाद फिर पहले 3 साल चला था, फिर 4 साल, फिर लगभग 3 साल, और फिर, ठीक है। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली, ठीक है, बिटवीन 1767 to 1769। द सेकेंड एंग्लो वॉर किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? कब हुआ था ये देख लेते। 1780 to 1784। यहाँ तो लिखा ही नहीं है किसके बीच में हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताइए। चलिए, जिन्होंने पढ़ा है वो बताइए, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं लेक्चर के लास्ट में बता दूंगी, ठीक है, या कोई ना कोई कमेंट करके, या मैं कमेंट सेक्शन में अभी डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए किसके बीच में हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज बिटवीन द ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान, ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान, ठीक है। द
अच्छा ये कब से कब हुआ था? 1789 to 1792. द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉट टुक प्लेस इन 1779, ठीक है, विच वॉज द लास्ट। ठीक है, ये लास्ट था जिसमें ऑफ कोर्स ब्रिटिश जीत गए थे। ठीक है, और इसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिएगा या अभी आ ही जाएगा आगे क्वेश्चंस। डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सलबाई ट्रीटी इंपॉर्टेंट है वैसे श्रीरंगपट्टनम भी इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम के बारे में पढ़ते। टीपू हैड टू गिव द 4 चीज़ें हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, जिसमें एक तो बहुत ही सिंफुल था, एक तो बहुत ही ख़राब थी। ऐसा किसी को भी लाइक इतना नीचे गिर के नहीं ट्रीटी साइन करवाते वक्त ये पॉइंट लिखना चाहिए। वो क्या था कि टीपू को अपने हाफ किंगडम तो देना पड़ेगा, ठीक है, ब्रिटिश को, और ऊपर से 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, एज द कंपनसेशन ऑफ वॉर। जो भी वॉर में खर्चा वर्चा हुआ है तो 30 लाख देने पड़ेंगे, अपना हाफ किंगडम देना पड़ेगा, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंस जो किंग था जो, और उनको मानना पड़ेगा कि ठीक है कुर्ला का जो किंग है वो लाइक इंडिपेंडेंस, टीपू एक्सेप्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ द किंग ऑफ कुर्ला, ठीक है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और उनके जो 2 बेटे थे उनको हॉस्टेजेस में देना पड़ेगा, ठीक है। बताइए ब्रिटिश के, ये मतलब ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप जिससे हारे हो, ठीक है, जो आपसे हारा हुआ है उसके बेटों को आप अपने पास रख लेंगे एज अ हॉस्टेजेस, तो ये सबसे बहुत ही गंदा एक्ट था, गंदा पॉइंट इन्होंने लिखा था। बट बाद में फिर पैसे चुका के इन्होंने अपने बेटे को छुड़वा लिया था। राइट 2 रीजंस फॉर द एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ क्यों था? क्योंकि टीपू ने मिलिट्री पावर बढ़ा दी थी बदला लेने के लिए, जो कि ब्रिटिश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। ऊपर से टीपू कहाँ चले गए थे? फ्रेंच के पास चले गए थे हेल्प लेने, ठीक है। तो ब्रिटिश को गुस्सा आ गया था कि उनसे हेल्प ले रहे और आर्मी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो वॉर हुआ और द डिफीटेड टीपू। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या हुआ था? द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, ऑन द मुगल एम्परर शाह आलम। The company got the control of Bengal, Bihar and Odisha. The British accepted the annual pension of 26 lakh rupees to the Mughal emperor. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया, शाह आलम जो थे उनकी बेसिस पे इन्फ्लुएंस हुआ था। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द, ठीक है, किससे हुआ था इन्फ्लुएंस? इस्टेब्लिश्ड हुआ था शाह आलम जो कि मुगल एम्परर थे उनसे। और इन्होंने कंट्रोल ले लिया था। देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में इन्होंने कंट्रोल ले लिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। इलाहाबाद की ट्रीटी में किस में लिया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंट्रोल आ गया था। किस पे आ गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, BBO, ठीक है, या BO भी कर लीजिए, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। बैंक ऑफ बड़ौदा भी है ना, ठीक है। सो BO भी कर दीजिए, ठीक है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, BO भी, ठीक है। सो उनके ऊपर कंट्रोल आ गया था। द ब्रिटिश accepted an annual pension of 26 लाख रुपीज़ टू द मुगल एम्पर। उन्होंने बोला कि अभी मुगल एम्पर जो है वो एज अ पेंशनर रहेंगे और इनको 26 लाख रुपए दे दिया जाएगा, ठीक है, एज अ पेंशन एनुअली, ठीक है, साल में। अब देखते हैं व्हाट वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1716 बंगाल। ऑन 27 September 1760 there was a treaty between the Mir Qasim and the British, and this Mir Jafar was removed from the Mayor threat, and by the Mayor threat Mir Qasim came to the power. This event is called the 1760 revolution in बंगाल। मतलब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को रखा, ठीक है, नवाब बनाया, बस यही था। What was the significance of Treaty of अमृतसर? ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The Treaty of अमृतसर was a diplomatic victory of the British. As a result of this treaty, the boundaries of the English state reached the Satluj River. This treaty was abusive to रंजीत सिंह। अब देखिए जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये काफ़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, ठीक है, ब्रिटिश के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी जो बाउंड्रीज थी इंग्लिश स्टेट की वो सतलुज रिवर को छूती थी, ठीक है, और जो कि बहुत ही
अब जैसे ही रणजीत सिंह की जो सिक्का जो वो था वो पार किया, इन लोगों ने वॉर छेड़ दिया, ठीक है। व्हेन डिड द, और उस टाइम इनके यहाँ बहुत ही केओस और वीक और इनसफिशिएंट आर्मी भी थी इनकी, ठीक है। व्हेन डिड द लाहौर ट्रीटी हैपन एंड बिटवीन हुम, लाहौर ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी? 9 मार्च, ठीक है, 9 मार्च 1846 में लाहौर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख्स, ठीक है। सिख और ब्रिटिश के बीच में साइन हुई थी। मेंशन 2 कंडीशंस ऑफ द लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब इसमें क्या हुआ था कि द एरियाज बिटवीन सतलुज एंड ब्यास रिवर वर द गिवन टू द ब्रिटिश एंड कंपनसेशन ऑफ 1.5 करोड़ रुपीज़ वॉज इम्पोज ऑन सिख। अब देखिए जैसे जैसे जो ट्रीटी साइन हो रही है उन सब में एरिया मांगा जा रहा है, और ठीक है ये सब तो ठीक है होता था पहले, लेकिन ये जो वॉर कंपनसेशन वाला जो मनी है ना, यही कर करके इन्होंने इंडिया को लूटा है, ठीक है। यही मतलब ड्रेन वाली जो थ्योरी है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहीं से आती है। कहीं हारे उनको आप कंपनसेशन दीजिए, वॉर का कंपनसेशन दीजिए, वॉर का इतने करोड़, इतने लाख, सबसे अलग अलग पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। और ट्रीटी साइन हो चुके तो उनको देना पड़ेगा। हु वॉज मूलराज? मूलराज कौन थे और वाई डिड ही रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने क्यों किया? मूलराज वॉज द गवर्नर ऑफ द मुल्तान। He resigned from his post in 1848 due to the abusive policy of the British. On 19 April 1848, Mulraz revolted against the British, ठीक है। अब देखिए कोई भी क्यों रिवॉल्ट करेगा, ठीक है। ये मुल्तान के थे मूलराज, बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव पॉलिसी ला रहे थे ये लोग, ठीक है। इसलिए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और रिज़ाइन करने के बाद फिर रिवोल्ट छेड़ दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। On what basis the Awadh merged into the British Empire and when? Who was the Nawab of Awadh of that time? On फरवरी 13 फरवरी को हुआ था, ठीक है। On February 13, 1856 Dalhousie by the excusing him of embezzlement and incorporated Awadh into the British Empire. At that time the Nawab of the Awadh was वाजिद अली शाह। कौन थे उस टाइम पे नवाब ऑफ अवध? वाजिद अली शाह, ठीक है। अंडर विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अवध वाज मर्ज्ड एंड ऑन व्हाट बेसिस वाज द मर्जर जस्टिफाइड? अवध मर्ज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी के टाइम ये मर्ज्ड हुआ था, ठीक है। और फॉर दिस ही एक्यूज द नवाब ऑफ अवध फॉर द मिसरूल, ठीक है। ये तो हमने पहले पढ़ा था कि एक्यूज़ किया था, लाइक इमर्ज करने के लिए इनको मिसरूल करवाया गया था, ठीक है, मिसरूल किया था। तो he accuses the Nawab of the Awadh of misrule. Which governor general adopted the policy of subsidiary alliance? Subsidiary alliance किन्होंने अपनाया था? तो लॉर्ड वेस्ली adopted the policy of subsidiary treaty. This was done in 1798 with the Nizams of Hyderabad. ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी को अडॉप्ट किया था? किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड वेस्ली ने, ठीक है। किसके साथ? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ लॉर्ड वेस्ली, ठीक है। सब्सिडरी ट्रीटी के 2 ऑब्जेक्टिव कीजिए। रिप्यूटिंग द इंग्लिश कंपनी एज अ सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया एंड एंडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच फ्रॉम इंडिया। अच्छा, इनका क्या था कि जो इंग्लिश कंपनी है उसको, वो जो अथॉरिटी वही सुप्रीम है, उसको सुप्रीम मानिए, ठीक है। और जो फ्रेंच है उनका इन्फ्लुएंस हटाइए, बंद कीजिए। मेंशन 2 इल इफेक्ट ऑफ द, अच्छा अच्छे है तो अब उसका इल इफेक्ट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो रहा था, जो बुरी चीज़ें थी, बुरा इफेक्ट क्या हो रहा था? सब्सिडरी लाइन्स आर द नेटिव किंग बिकम द पावरलेस एंड वीक ड्यू टू दिस ट्रीटी। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेटिव बिकम पैथेटिक। अब देखिए पहले जो जितने भी वहाँ के रहने वाले थे उस स्टेट, जैसे एक स्टेट का किंग है वो पावरलेस हो गया था क्योंकि उसने ट्रीटी साइन की, क्योंकि ना वॉर कर सकता ना कोई अलायंस कर सकता उनके अलावा, उनके पूछे बिना, और वीक हो रहा था ड्यू टू दिस ट्रीटी। दूसरा कि पैथेटिक हो रहा था इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि सारा पैसा तो कहाँ जा रहा है? हाँ, ब्रिटिशर्स के पास, तो इकोनॉमी तो होगी ही ख़राब, ठीक है। बाय होम वॉज द मर्जर थ्योरी इम्प्लीमेंटेड? व्हेन एंड विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश एम्पायर? द थ्योरी ऑफ मर्जर वर इम्प्लीमेंटेड बाय द लॉर्ड डलहौजी, वही अवध वाला, एंड बाय विच सतारा वॉज इनकॉर्पोरेटेड in 1848 and उदयपुर in 1852 and झांसी नागपुर,
ठीक है, ये सारा एम्पायर जो था वो ब्रिटिश एम्पायर में आ गया था, ठीक है। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द डलहौजीज थ्योरी ऑफ मर्जर, इसमें ये था कि डलहौजी वांटेड टू एक्सपेंड द ब्रिटिश एम्पायर, merging the state of Indian kingdoms with the British Empire. What was the subsidiary alliance system? The subsidiary alliance system was a non-intervention policy used by the Lord Wesley, who was the Governor General, ठीक है, 1798 से 1805 तक. So subsidiary alliance system was the non-intervention policy used by the Lord Wesley, who was the Governor General, to establish the British Empire in India. According to this system, every ruler in India had to accept to pay up subsidy to the British for the maintenance of British Army. ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो पैसे, जो सब्सिडी लगेगी ना, वो आपको मेंटेन हमारा ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो पैसे लगेगा वो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ था ये ट्रीटी। डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सीधी सी बात मैं बता दूँ, अगर किसी राज्य में राजा का देहांत हो गया, उसके बाद अगर उनका सगा बेटा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उनका चचेरा भाई या उनका छोटा भाई या कोई आसपास या जो डिज़र्व करता है वो राजा बनेगा, नहीं, वो ऑटोमेटिक ही डलहौजी के लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आ जाएगा, ठीक है। और वो लॉर्ड डलहौजी के एरिया में और उनके में आ जाएगा, ठीक है। चलिए रीड करके देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर इंट्रोड्यूस बाय द डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, if any Indian ruler dies without leaving a male heir, his king would automatically pass over the British. What methods did the Dalhousie adopt for the expansion of British Empire? सबसे पहले इन्वेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स को मिसरूल किया, ठीक है, ताकि वो मर्ज हो सकें। मर्जिंग द स्टेट बाय प्रोहिबिशन ऑफ अडॉप्शन, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया, ठीक है। स्टेट टू रिजल्ट्स ऑफ द डलहौजीज पॉलिसी ऑफ मर्जर थ्योरी, ठीक है। दो क्या रिजल्ट रहा है? द बाउंड्रीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बढ़ी, ठीक है, एक्सपेंड हुआ जो ब्रिटिश एम्पायर का जो ब्रिटिश साम्राज्य का, अंग्रेजों का जो एरिया था बाउंड्री, वो सीधी सी बात है और बढ़ा उनका साम्राज्य, है ना। और देयर वॉज अ इंटेंस रिजेंटमेंट अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स एंड पब्लिक एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वॉज इनिशिएटेड। अच्छा, जो रिवॉल्ट हुआ था ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उनका कारण यही सब था, ठीक है। तो इन सब का जो भी रिज़ल्ट हो रहा, जो भी इन सब का जो चल रहा था, उसका रिज़ल्ट क्या होगा लास्ट में, तो इसी के बाद स्टार्ट हुआ था 1857 के रिवॉल्ट, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ यूनिट का क्या इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिशमेंट एंड द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट। mention two provisions of the regulating act, ठीक है। द 4-member council was established to assist the governor general and a supreme court was established in कलकत्ता। तो रेगुलेटिंग एक्ट में 2 प्रोविजंस क्या थे कि चार लोगों का मेंबर ऑफ द काउंसिल बनाया गया टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, और सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में एस्टैब्लिश बनाया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के टू प्रोविजंस। मेंशन 2 चेंजेस मेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट रिलेटेड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द गवर्नर्स ऑफ द मद्रास एंड मुंबई वर पुट अंडर द बंगाल एंड द गवर्नर ऑफ द बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल। अच्छा, अब 2 चेंजेस क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कि जो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास और मुंबई है वो भी बंगाल के अंडर में आ गए, ठीक है, और जो गवर्नर ऑफ द बंगाल था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करें। रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, ठीक है। व्हेन डिड द रेगुलेटिंग एक्ट कम इनटू द फोर्स? In 1773 AD, the British Parliament passed the Regulating Act to establish the control and authority of the English government over the company and to make some changes in the organization of the governing committee of the company. Mention 2 provisions of the Pitt's India Act, ठीक है। A committee of 6 members बनाया गया, ठीक है, was formed to control the governance of the company which was called the board of control. board of control बनाया गया जो कि 6 मेंबर का था, जिससे to control the governance of the country, and the number of members was governor general's council was reduced to 3, ठीक है, उनको कम किया गया। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और परमानेंट रोतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम, अगर हम इसकी बात करें तो इन विच रीजन ऑफ द इंडिया रोतवाड़ी सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड? रोतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास एंड बॉम्बे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोड ऑफ कॉर्नवालिस?
Lord of Cornwallis created a Cornwallis Code in 1793 AD, which was based on the principle of separation of powers. Write any two defects of permanent settlement. ठीक, कॉर्नवेलिस वाला समझ में आया. कॉर्नवेलिस, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने एक कॉर्नवेलिस कोड बनाया था इन 1793, और जो कि बेस्ड था सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर. ठीक है, ये कोड था विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. राइट टू डिफेक्ट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के दो डिफेक्ट्स ये है. द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स पर इग्नोर, जिसमें जो फार्मर की जो इंटरेस्ट थी, फार्मर की तो बात ही नहीं हुई थी उसमें. ठीक है, एंड द जमींदार वॉज बिकम लग्जरेंट. ठीक है, ज़मींदार तो लाइक है ना, वो लग्जरियस लाइफ और लग्जरियंट बन रहा है, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन फार्मर्स की तो उधर बात ही नहीं हो रही है. ठीक है, सो पुअरर बिकम पुअरर एंड रिचर बिकम रिचरर. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट, सो ये कुछ दो डिफेक्ट थे परमानेंट सेटलमेंट में. गिव टू रीजंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल. बंगाल में 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो पास हुआ इन 1784, विच वॉज आस्क्ड टू सेटल द लैंड. जो कि कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज इन्फ्लुएंस बाय द जमींदारी सिस्टम ऑफ द इंग्लैंड. वो उनसे इन्फ्लुएंस थे. ठीक है, तो परमानेंट सेटल इम्प्लीमेंट करने का बंगाल में ये दो रीज़न था. ठीक है, एक तो वो एक्ट पास हुआ, ठीक है, विच वॉज आस्क्ड टू सेटलमेंट ऑफ द सेटल द लैंड, एंड जो कॉर्नवालिस थे उनको परमानेंट, मतलब ये जो जमींदारी सिस्टम था इंग्लैंड का, वो उनसे इन्फ्लुएंस थे. ठीक है, गिव टू मेजर रीजन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ रोतवारी सेटलमेंट इन साउथ एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडिया. The landlord's class will not exist, okay, did not exist, with which the land should be settled. In the zamindari system, the landlord want us to keep the large part of the lagan with himself, and due to which the company had to suffer the economic losses. ठीक है, तो इसके दो रीज़न थे रोतवारी सिस्टम करने के, कि जो साउथ और साउथ वेस्ट है इंडिया का, तो लैंडलॉर्ड क्लास था वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी. ठीक है, जिससे लैंड सेटल होनी चाहिए. लेकिन जो ज़मींदारी सिस्टम था, ठीक है, जो ज़मींदारी सिस्टम था, द लैंडलॉर्ड यूज टू कीप, जो लगान का लार्ज पार्ट ज़मींदार से रख लेते हैं. ठीक है, तो जब ज़्यादा लगान रखेंगे ज़मींदार ही, तो इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही लोगों को, है ना, तो इकोनॉमिक लॉसेस होता था. रोतवारी सिस्टम क्या है? मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ रोतवारी एंड रेवेन्यू सिस्टम. एवरी रजिस्टर्ड भूमिदार वॉज एक्सेप्टेड as the owner of the land at the time when they responsible for giving the lagan to the state. The farmer or roth had the rights to raise and sell or mortgage his land for cultivation. ठीक है, when and where and by whom, कहाँ कब. ठीक है, कब, कहाँ और किसने परमानेंट सेटल इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, या गवर्नर जनरल क्या का नाम क्या था. ठीक है, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस. ऊपर हम पढ़ते ही आ रहे. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट हुआ था बंगाल में और इन 1793. ठीक है, तो 1793 में बंगाल में ये जो हुआ था परमानेंट सेटलमेंट, इसको किसने इम्प्लीमेंट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. मास रेजिस्टेंस 6 पे आते हैं. 6 यूनिट हमारा मास रेजिस्टेंस टू British rule 1857, uprising causes and the nature and consequences. Give two reasons for the 1857 rebellion. ठीक है, 1857 के दो reasons क्या थे? एक तो वो अवध वाला, ठीक है, incorporation of the अवध into the ब्रिटिश एम्पायर, और जो कि मुगल एम्प्रेस था उनके तरफ जो भी अब्यूसिव बिहेवियर हो रहा था. ठीक है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट 1857? चार्ल्स जॉन कैनिंग. ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1857 के रिवोल्ट में. ठीक है, कब हुआ था ये? तो 10 मई को हुआ था 1857 मेरठ में. ठीक है, गिव टू रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ 1857 की. इसका वो क्या हुआ? क्योंकि अर्ली स्टार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन. ठीक है, वहाँ पे अर्ली स्टार्ट हो गया था. ठीक है, ये रिवोल्यूशन वहीं पे दिक्कत था जैसे ही स्टार्ट हुआ था, और लैक ऑफ क्वालिफाइड लीडर. ठीक है, ज़्यादा क्वालिफाइड और अच्छे लीडर्स नहीं थे. 7th यूनिट देखते हैं. ब्रिटिश पॉलिसीज आफ्टर द 1857 डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी. व्हेन एंड हु इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सो 1848 में हुआ था, डलहौजी ने करवाया था. बाई विच द सतारा स्टेट वॉज इमर्ज विद द ब्रिटिश स्टेट. ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर इम्प्लीमेंटेड बाई द लॉर्ड डलहौजी इन 1848, by which the Satara state was
merged with the British rule. What was the Ilbert Bill controversy? Ilbert Bill controversy क्या थी? The Ilbert Bill was introduced during the tenure of the Viceroy Lord Ripon. By this bill, the Indian judge was also given the right to hear the cases of the European citizens. This is called the Ebert Bill controversy, or by leaking the mystery rule and by prohibiting the practice of adoption. ठीक है, ये तो वही डोलॉजी वाला आ गया. ठीक है, कि ईगली मिसरूल किया और प्रोहिबिट किया अडॉप्शन का. ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्शन को पे रोक लगाया. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी समझ में आया. इल्बर्ट बिल में लॉर्ड रेपन ने ये लाया था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जिसमें ये था कि जो जितने भी इंडियन जजेस हैं उनको भी राइट है यूरोपियन सिटीजन्स के केसेस सुनना और सॉल्व करना. ठीक है. 8th यूनिट है द नेचर ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कोलैप्स ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोजन ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ द इंडिया. क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं. व्हाट डज द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स. ठीक है, एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन था वो उसका क्या है? लाइक जो कुछ स्पेशल क्रॉप्स होते हैं जो कि ब्रिटिश के टाइम ही प्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड वही ब्रिटिश मंडी में ही वो बिकते थे. ठीक है, तो इट वाज कॉल्ड द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. ठीक है. मेंशन द एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ British government from the commercialization of agriculture: to collect rent in the cash of increasing rates and to produce crops that are needed for the British industry. Mention two losses that farmers faced due to the commercialization of एग्रीकल्चर. ब्रिटिश को तो बेनिफिट और एडवांटेज हो रहा था. ठीक है, लेकिन जो फार्मर्स थे यहाँ क्या उनको क्या लॉस हो रहा था? बहुत सारी जो भी इनकम्स थी वो प्रोड्यूस करने में ही जा रही थी और रेंट देने में ही जा रही थी. ठीक है, और वर्कर्स वर्किंग इन द फॉरेन प्लांटेशन वर हाईली एक्सप्लॉयटेड. ठीक है, जो भी फॉरेन प्लांटेशन में जो भी वर्कर्स थे उनका तो बहुत ही भर के शोषण किया जाता था. 68 क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज? राइट, 2 रीजन्स. ठीक है, रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया वॉज सेंट. ठीक है, वॉज सेंट टू द इंग्लैंड एट चीप प्राइजेस. ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर इन द ब्रिटेन वर सोल्ड एट द हाई प्राइजेस इन इंडिया. ठीक है, जो यहाँ से बन के जा रहे हैं वहाँ पे सस्ता बिकता था, वहाँ से जो इधर आ रहे हैं. ठीक है, रॉ मटेरियल जो यहाँ से सेंट हो रहा है वो चीप हो रहा है. ठीक है, चीप प्राइजेस पे, लेकिन जो मैन्युफैक्चर गुड्स जो ब्रिटेन में बिक रहा है जो कि इंडिया से गया था, ठीक है, वो हाई प्राइस थे. ठीक है, यहाँ वाले हाई उधर वाले लो. ठीक है, तो ये प्राइजेस का खेल था. सो यही था इंडियन रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन रेलवे? अच्छा, फर्स्ट इंडियन रेलवे कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? मुंबई, बिटवीन मुंबई एंड थाने हुआ था पहला फर्स्ट रेलवे लाइन. याद ही होगा, नॉर्थ इंडिया में है. द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन इन नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने ऑन 16 अप्रैल को हुआ था ये, 16 अप्रैल 1853. How was the railways responsible for the destruction of the Indian cottage industry? It became easy to bring the raw material from the remote area to the rail by the rail, and cheap goods are made in Britain by the machines reach the villages. ठीक है, by trains. Who was the author of the book Poverty and Un-British Rule in India? दादा भाई नौरोजी. ठीक है, दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाम है, याद कर लीजिए. दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था पोवर्टी एंड द अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन वेल्थ थ्योरी? ठीक है, या वेल्थ ड्रेन थ्योरी. वेल ड्रेन थ्योरी मीन्स द मनी दैट वाज सेंट टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया बट द इंडिया डिड नॉट रिसीव एनीथिंग इन रिटर्न. इसका सीधे सा मतलब है कि यहाँ से पैसे जा रहे थे जो भी इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड से कुछ भी रिसीव मतलब इन रिटर्न वापस कुछ भी नहीं आ रहा था. ठीक है, बट इंडिया डिड नॉट रिसीव एनीथिंग इन रिटर्न. हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ ड्रेन? किसने ये बताया कि ऐसा हो रहा है और ये टर्म किसने दिया? दादा भाई नौरोजी में. ठीक है, तभी तो उन्होंने बुक लिखी थी पोवर्टी एंड द इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. एक्सप्लेन द 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेल्थ ड्रेन, कि इंडिया में पोवर्टी बढ़ रही है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री क्योंकि रेलवे लाइन्स आ गई थी. ठीक है, पहले रेलवे लाइन में बताया ना कब आई थी? 16 अप्रैल को आई थी इन 1855 बिटवीन मुंबई एंड थाने. ठीक है, 9th यूनिट देखते हैं इंडियन रेनेसे. इंडियन रेनेसे के बारे में अगर हम पढ़ें तो इट्स नेचर एंड रीज़न,
सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन. ठीक है. तो व्हाट इज द यंग बंगाल मूवमेंट? द यंग बंगालीज वॉज अ ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज, Bengali independent thinkers who belonged to the Hindu College in Kolkata. ठीक है. They were all followers of Henry Louis, and the member of the Young Bengal movement were critics of the superstitions and Indian social evils and were strong advocates of reform. वो यंग बंगालीज वो थे जिन्होंने बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकर्स थे, अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छा सोचते थे, और जो कि हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता से बिलोंग करते थे. ठीक है. और ये लोग सब हेनरी लुइस के फॉलोअर्स थे. ठीक है. और ये जो भी बंगाल यूनि में जो क्रिटिक्स था उनको ये हटाना चाहते थे, जो भी इंडियन सोशल लेवल्स चल रहा है या जो भी सुपरस्टिशन चल रहा है या इंडियन सोशल लेवल्स चल रहा है, और इन सबको बहुत ही स्ट्रांगली वो एडवोकेट करते थे जो भी यहाँ पे प्रथा या कुप्रथा चल रही. ठीक है. रिफॉर्म्स. हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? बेंटिक. ठीक है. लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया को फाउंड किया था. इंडियन रेनेसां इन 19th सेंचुरी की अगर ऐसी बात करें तो इंडियन रेनेसां रेफर टू द मूवमेंट दैट रिजल्टेड इन एडवांसमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल फील्ड इन इंडिया इन 19th सेंचुरी. रेनेसां का अगर मैं मतलब बताऊँ, इंडियन रेनेसां तो छोड़िए या वर्ल्ड रेनेसां. रेनेसां का मतलब क्या होता है? रीबर्थ, रिवाइवल एंड न्यू डेवलपमेंट. ठीक है. जो चीज़ें थी उन्हीं का दोबारा रिवाइवल करो, रीबर्थ. ठीक है. पुनर्जागरण, पुनर्वृत्ति होता है ना, तो पुनर्जागरण एंड उनका डेवलपमेंट करो. तो इंडिया रेनेसां में क्या होगा? जो भी एडवांसमेंट किन किन का करो, न्यू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट किसका करो? रीडेवलपमेंट मैं कहना चाहूँगी. सोशल का, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनल, political field and in India in 19th century. Who was the founder of ब्रह्म समाज and when was it founded? ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था और कब किया था? 20 अगस्त को फाउंड हुआ था ब्रह्म समाज, और सबको पता है राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था इन 1828. और फिर 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश में करवाया था. ठीक है. कि भी सबको पता होगा. 77 क्वेश्चन देखे तो डिस्क्राइब एनी टू वेरिएशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज. तो प्रिंसिपल बचाओ. आर्य समाज की अगर बात करें तो आर्य समाज गेव द ग्रेट इम्पेसिस ऑफ वेदास वाइल द ब्रह्मो समाज कंसिडर्ड अदर कल्चर टू बी रिस्पेक्टेबल एज वेल. आर्य समाज का ये था कि सिर्फ वेदास पे ध्यान दो, लेकिन ब्रह्मो समाज का था कि नहीं, हर कल्चर पे ध्यान दो, जिससे जो अच्छा निकल रहा है वो लो, अपनाओ. ठीक है. आर्य समाज कंसिडर्ड द एंशिएंट गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम टू बी द बेस्ट एंड ब्रह्मो समाज वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन. सीधी सी बात है, जो ब्रह्म समाज है वो ज़्यादा बोलते थे कि आप वेदास पे फोकस करो. ठीक है. वही ग्रेट है. लेकिन ब्रह्म समाज बोलता था कि नहीं, हर कल्चर का रिस्पेक्ट होना चाहिए. जो ब्रह्म समाज था वो वेदास पे फोकस करता था और गुरुकुल एजुकेशन में बिलीव करता. लेकिन ब्रह्म समाज बोलते थे कि हर कल्चर का रिस्पेक्ट हो, जिसमें जो अच्छा है वो लो और दो. ठीक है. लेन देन, अच्छी बातें सीखो एक दूसरे से. और ये इन्फ्लुएंस किससे थे? वेस्टर्न एजुकेशन से भी. ठीक है. गिव 2 रीजन्स फॉर द इंडियन रेनेसां. There were 2 reasons for the Indian Renaissance: impact of the Western education and contribution of the Indian newspaper and literature. जो वेस्टर्न एजुकेशन थे उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और जो न्यूज़पेपर और लिटरेचर जो कंट्रीब्यूशन निकलता था उससे भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला इंडियन रेनेसां को. ठीक है. व्हेन वाज द आर्य समाज फाउंडेड एंड बाय होम? अब आर्य समाज किसका था? 1828 में 20 अगस्त को किसने फाउंड किया था? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय. इन 1815 किसने किया था? आर्य समाज को किसने फाउंड किया था एंड बाय होम? इन 1815 स्वामी दयानंद सरस्वती वर फाउंडेड द आर्य समाज इन बॉम्बे. मेंशन 2 रूल्स ऑफ द आर्य समाज, लाइक गॉड इज वन एंड ही इज फॉर्मलेस. ठीक है. वेदास आर द सोर्स ऑफ द ट्रू नॉलेज, देयरफॉर द रीडिंग, टीचिंग एंड लिसनिंग टू द वेदास इज द अल्टीमेट रिलीजन ऑफ द ऑल आर्यंस. ऑल आर्यंस का जो अल्टीमेट रिलीजन है वो क्या है? कि पढ़ो, पढ़ाओ और सुनो. मतलब वेदास को पढ़ो, वेदास को पढ़ाओ और वेदास को सुनो. ठीक है. एंड गॉड एक है और ही इज़ फॉर्मलेस. ठीक है. नेम द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय द राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या किया था? एक तो था सवद कौमुदी. ठीक है. फिर था तूफत उल मुहाद्दिन. ठीक है. और एक और था मिराट उल अकबरी. ठीक है. अकबर. ठीक है. सो राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेम्ड संवत कौमुदी एंड मिराट उल अकबर एंड लाइक जो सती एंड तूफत उल मुहाद्दिन आर हिज कंपोजिशंस. हु रैन द प्यूरिफिकेशन मूवमेंट? प्यूरिफिकेशन मूवमेंट किसने लाया था? ठीक है. एंड व्हाट वाज हिज पर्पस?
स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था ये प्यूरिफिकेशन मूवमेंट, एंड इट द पर्पस इज टू डाइवर्ट दोज हिंदूज बैक हिंदुइज्म हु इज कन्वर्टेड इनटू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और ड्यू टू द टेम्पटेशन और प्रेशर। ठीक है, इनको दोबारा हिंदूज में डाइवर्ट करना जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं इस्लाम, जो भी हिंदू इस्लामिक क्रिश्चियनिटी या वेस्टर्न अपना रहे हैं ड्यू टू द टेम्पटेशन और द प्रेशर की वजह से। ठीक है, उन सबको दोबारा प्यूरिफिकेशन मूवमेंट मतलब दोबारा से उनको डाइवर्ट करना हिंदूज को बैक टू द हिंदुइज्म। 83 क्वेश्चन देखें तो 83 क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ राजा रामकृष्ण मिशन। राजा रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 5 मई को 1897 में हुआ था, कॉल्ड द बेलूर प्लेस पे हुआ था। ठीक है, ये कलकत्ता के पास है। एक्सप्लेन द 2 गिफ्ट्स of Swami Vivekanand. Swami Vivekanand brought the glory of the Hindu religion and culture to the extreme. He coordinated the Indian and the Western outlook. ये लाइक दोनों को कोऑर्डिनेट करते थे, लाइक अपना अगर वो कोई आउटफिट पहने या जो भी लुक है अपने बोलचाल में अपने, ठीक है, तो वो दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था इंडियंस और वेस्टर्न आउटलुक का। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने लाइक बहुत ही गौरवशाली तरीके से हिंदू रिलीजन और कल्चर को एक्सट्रीम पे ले गए और इसका प्रचार प्रसार किया। आर्य महिला सभा किसने फाउंड की थी, पंडिता रामाबाई। ठीक है, पंडिता रामाबाई याद कर लीजिए। आर्य महिला सभा वॉज फाउंडेड बाय पंडिता रामाबाई। 10th यूनिट देखते हैं। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट फेज, राइज ऑफ द नेशनलिज्म, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड गोखले एंड तिलक। अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर आया है जैसे इससे पहले के पहले। ठीक है, सो आप आराम से उसको देख के यहाँ आ सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, इधर से भी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हु वाज फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, व्हाट वाज द कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड क्या था, अकॉर्डिंग टू द कम्युनल अवार्ड सेपरेट कॉन्सिक्वेंसेज आर अरेंज फॉर द फॉरवर्ड कास्ट, लोअर कास्ट, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड अनटचेबल। ठीक है, कम्युनल अवार्ड वो था कि जो भी अरेंज सेपरेशन होता है ना अवार्ड, अकॉर्डिंग टू द कम्युनल अवार्ड सेपरेट कॉन्सिक्वेंसेज वर अरेंज फॉर द फॉरवर्ड कास्ट। ठीक है, तो ये था कम्युनल अवार्ड। व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग में क्या हुआ था या मैस्कर में क्या हुआ था। सो 13 अप्रैल को 1919 में अ पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। ठीक है, एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, ऑर्गेनाइज हुई थी जलियांवाला बाग में अमृतसर में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ लाइक जो भी ऑपरेसिव पॉलिसी थी, जो भी वो लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और जो भी अब्यूसिव पॉलिसी थी उनके आगे जलियांवाला बाग में लोगों ने पब्लिक मीटिंग रखी थी अमृतसर में। ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन जो जनरल डायर थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया उस ओकेज़न पे कि जितने भी लोग हैं उनको जला दो, फायर कर लगा दिया। ठीक है, आग लगा दी उस भीड़ में, और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट लाइक 379 पीपल मर गए और इंजर्ड हुए थे कुछ 1200 पीपल। ठीक है, सो ये कितना सीनफुल एक्ट था। ठीक है, कितना गंदा एक्ट था ये। सो जलियांवाला बाग, अब देखिए जितने भी ये सब कुप्रथा हो रहे हैं यही सब आग और फ्रस्ट्रेशन जगा रहे थे इंडियंस में, जिससे अलग अलग मूवमेंट और अलग अलग रिवोल्ट निकल रहे थे। ठीक है, इन्हीं से जन्म हुआ है, ये सब कुछ रीजंस है। नेम द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय द तिलक, तिलक ने केसरी और महाराठा किया था। ठीक है, महाराठा और केसरी। ठीक है, ये तिलक जी ने स्टार्ट किया था। हु आर द एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात करें तो लाल बाल पाल। ठीक है, देखो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक बाल एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, औरबिंदो घोष भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, स्टार्टेड अ न्यू नेशनल मूवमेंट विद द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जिन्होंने नहीं देखा है आप देख लीजिए, वरना मैं आपको शॉर्ट्स में एक लाइन में बता देती हूँ। मॉडरेट्स ये थे कि शांति से काम लो, बात मनवाओ, लेकिन जब शांति से काम नहीं बना तो एक्सट्रीमिस्ट ये थे कि शांति छोड़ो, आप तो क्रांति करो, बहिष्कार करो। ठीक है, बॉयकॉटिंग। तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कुछ ये थी। तो आप लाल बाल पाल से याद कर सकते हैं, लाल बाल पाल घोष। ठीक है, ये 4 एक्सट्रीमिस्ट फेस के जो लीडर्स हैं उनके हम नाम याद कर सकते हैं। 92 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस। तो बॉम्बे में हुआ था 28 दिसंबर को 1885 में। ठीक है, तो द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 इन बॉम्बे।
व्हेन एंड वेयर डिड द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? पहला हुआ था बॉम्बे में 28, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे, और दूसरा हुआ था 1886 कलकत्ता में, ठीक है। हु वाट फाउंडेड द, अच्छा ये फाउंड किसने किया था और कब हुआ था? 1885 में ही हुआ था, जब पहला बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और ए ओ हुमे, ठीक है, मिस्टर ए ओ हुमे फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हेन एंड इन विच सेशन वाज द कांग्रेस स्प्लिट? कांग्रेस कब स्प्लिट हुआ था? जब सूरत हुआ था, ठीक है, सूरत वाला कांग्रेस वाज स्प्लिट एट द सूरत सेशन इन 1907 AD। व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी? खिलाफत मूवमेंट यही था, जब वर्ल्ड वॉर चला था तो टर्की के हिस्से हो गए थे, जहाँ पे खलीफा ज़्यादा थे, ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें अपॉर्चुनिटी देख के गांधी जी भी ज्वाइन हुए थे बाद में, ताकि वो हम एक यूनाइट कर सकें हिंदू मुस्लिम को, ठीक है, मेजरली। सो फिलहाल वो ये सब साइड में रख के, अपार्ट फ्रॉम डैट वो लेक्चर है सेपरेट मेरे चैनल पे, आप जाइए और आप सर्च कीजिए, आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है खिलाफत मूवमेंट में, ओके। So the religious prestige and worldly prestige of the Sultan and Khalifas of the Turkey should be maintained. Assurance of the sovereignty of the nation and of the Muslim should be assured. ठीक है, religious prestige जो है वो वर्ल्ड वाइडली सुल्तान और खलीफा का टर्की में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी मुस्लिम्स थे उनको भी नेशन लाइक सोवरिटी उनका भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अश्योरेंस ऑफ द सोवरिटी। 97th क्वेश्चन देखें तो मेंशन 2 एलिमेंट्स रिगार्डिंग द आइडियोलॉजी एंड मेथडोलॉजी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, ठीक है। मेंशन 2 एलिमेंट्स रिगार्डिंग द आइडियोलॉजी एंड द मेथडोलॉजी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशन। आइडियोलॉजी क्या थी और मेथडोलॉजी में क्या मेथड अपनाया, ठीक है, दो चीज़ें बतानी है। द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट डिड नॉट बिलीव इन द जस्टिस एंड ऑनेस्टी इन ऑफ द ब्रिटिश। लाइक पहले मॉडरेट्स क्या थे, उनको लगता कि नहीं वो काफ़ी लॉयल, ब्रिटिश काफ़ी लॉयल है और काम करते हैं, ऑनेस्ट है, लेकिन वो उनको पता नहीं है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो उनको बस एक बार अवेयर करवाना है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं मानते थे कि ठीक है, और वो सेल्फ रूल में लाइक सेल्फ गवर्नमेंट की जो मांग की थी उन लोगों ने, एंड दे सपोर्टर्स ऑफ द सेल्फ रूल, ठीक है, कंप्लीट सेल्फ रूल। नेम द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बहुत सारे हैं। व्हाट डिड द तिलक कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशनल मूवमेंट? गिव 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। व्हाट डिड द तिलक जी कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशनल मूवमेंट? क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया तिलक जी ने? तिलक जी एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग द कंट्रीमैन थ्रू द गणपति फेस्टिवल, और जो शिवाजी फेस्टिवल किया था ताकि नेशनलिज्म फैले, और वेस्टर्न जितने भी ओकेजन्स हैं, फेस्टिवल थे, उनको बॉयकॉट कर दिया। इन द एसोसिएशन मिस्टर एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट, ठीक है, और तिलक जी ने एनी बेसेंट के साथ मिलके एक होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। What was the मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित Motilal Nehru was consequent to the draft of the Indian Constitution which submitted its report in July 1928. This is called the Nehru Report, ठीक है। It demanded to provide Swaraj, ठीक है, स्वराज्य to establish the responsible governance in the center of the province, center and the provinces। ये एक कमेटी थी, ये कमेटी चेयरमैनशिप लाइक एक कमेटी बैठाई गई, ठीक है, ये कमेटी थी जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू जी के अंडर के मतलब चेयरमैनशिप के अंदर ये हुआ था ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी जो रिपोर्ट थी, जो भी थी, इसमें सबमिट की गई थी रिपोर्ट ऑन इन जुलाई 1928, जो कि जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसमें लाइक संपूर्ण लाइक स्वराज की डिमांड थी, ठीक है, एंड टू इस्टेब्लिश द रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, ठीक है। सो ये थे कुछ हमारे 100 क्वेश्चंस। सो आई होप यहाँ तक ये पहला लेक्चर करते हैं यहाँ तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये सेशन। तो ये था पार्ट 1, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट टाइप। ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का बस एक और लेक्चर आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ये 2 देख लीजिए, आपको शॉर्ट टाइप आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इसके बाद तो नेक्स्ट लेक्चर आता है, उसमें मिलता है, ठीक है, बाय।